हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मुग़ल एम्पायर के पतन की। मतलब वो एम्पायर जो काफ़ी लंबे वक्त तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी, वो आखिर में ख़त्म कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा एम्पायर धीरे धीरे करके बिखर गया। इसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर में ये मुग़ल एम्पायर थी क्या चीज़। तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 1526 बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर मुग़ल एम्पायर की नींव रखी थी और यहीं से शुरू होता है बिगिनिंग ऑफ द मुग़ल रूल इन इंडिया। और फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगज़ेब आए। ये वो पीरियड था जब मुग़ल एम्पायर अपने पीक पर था। उनकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही थी, उनके पास स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था। मतलब उनके पास सारी वो चीज़ें थी जो उन्हें वन ऑफ द बेस्ट एम्पायर इन दी वर्ल्ड में से एक बनाती हैं। और अगर हम मुग़ल इकोनॉमी की बात करें तो सोचो, 17वीं सेंचुरी में मुग़ल इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स में से एक थी। हिस्टोरियंस के अनुमान के मुताबिक वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 24 से लेकर 25% यहीं से आता था। पूरे हिंदुस्तान का ज़्यादातर हिस्सा इनके कंट्रोल में था। उनकी आर्मी में लाखों सिपाही थे। और अगर हम मुग़ल आर्किटेक्चर की बात करें तो ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये सब मुग़ल एम्पायर के ही देन हैं। ये उनके वेल्थ और कल्चरल अचीवमेंट को दिखाता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि मुग़ल एम्पायर जो है वो कोई छोटी मोटी एम्पायर नहीं है, वो दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक है। तो फिर अब सवाल ये उठता है, इतना पावरफुल एम्पायर 1707 के बाद सिर्फ कुछ जनरेशन्स में ही इतना कमज़ोर कैसे हो गया? आज हम यही समझेंगे। तो अब इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया। तो स्टोरी शुरू होती है औरंगज़ेब से। अब औरंगज़ेब के बारे में ये बातें समझो कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान है। मतलब एक तरफ तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जर्नल है और कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर भी था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी कुछ जो पॉलिसीज़ थी, उसके कुछ डिसीजंस ने मुग़ल एम्पायर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना दिया और जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी फेस करना पड़ा। और जब हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं औरंगज़ेब की, तो हम डेक्कन वॉर्स को कैसे भूल सकते हैं। क्या था ये डेक्कन वॉर्स? औरंगज़ेब ने अपनी ज़िंदगी के लगभग 27 साल डेक्कन में लड़ाई करते हुए बिता दिए। वो साउथ के कुछ किंगडम्स थे जैसे कि बीजापुर और गोलकोंडा, इनको जीतना चाहता था और टेक्निकली वो सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन प्रॉब्लम थी एक, एम्पायर जीत तो रही थी लेकिन थक भी रही थी। 27 साल की कॉन्टिन्यूअस लड़ाई ने मुग़ल एम्पायर को फाइनेंशियली और मिलिट्री के वाइज भी एग्जॉस्ट करके रख दिया था। जैसे कि मुग़ल ख़जाना धीरे धीरे खाली हो रहा था लड़ाई की वजह से। आर्मी थक गई थी, जो सैनिक थे वो सालों से घर नहीं गए थे। दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ गया क्योंकि बादशाह तो खुद डेक्कन में बैठे हैं। और इसी बीच मराठा रेसिस्टेंस भी और स्ट्रॉन्ग हो गया। औरंगज़ेब डेक्कन को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन उसकी इन लड़ाइयों ने एम्पायर की एनर्जी को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये थी उसकी पहली गलती। और दूसरी गलती है उसकी रिलीजियस पॉलिसी। अकबर ने एक काम किया था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, उसने राजपूत को और हिंदूज़ को अपने साथ मिला लिया था। और कैसे मिलाया था? वो उन्हें मनसब्स देते थे और उन्हें एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना लेते थे। यही था मुग़ल एम्पायर की असली ताकत, कि एक पॉलिटिकल कोलैबोरेशन। लेकिन औरंगज़ेब ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जिसने इस बैलेंस को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया। जैसे कि उसने जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पर लगाया जाता था उसे वापस लगा दिया। अकबर ने इसे हटा दिया था, लेकिन औरंगज़ेब ने इसे वापस लगा दिया। अब हिस्टोरिकली सिर्फ यही डिसीज़न मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का रीज़न है, ये तो कहना बहुत ही गलत होगा। लेकिन हाँ,
इस डिसीज़न ने, जो जजिया टैक्स था, उससे राजपूत नाराज़ हो गए थे। मराठास में रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। सिख कम्युनिटी भी उनका बहुत ज़्यादा विरोध करने लगी थी और धीरे धीरे वो यूनिटी वीक पड़ने लगी जो अकबर ने अपने टाइम पर बनाई थी और जो मुग़ल एम्पायर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। ठीक है, उसके बाद 1707 में क्या हुआ, औरंगज़ेब मर गया और यहीं से शुरू होता है वो चैप्टर जो मुग़ल एम्पायर के लिए बहुत डैमेजिंग साबित हुआ। अब मुग़ल एम्पायर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि राजा के मरने के बाद अब अगला राजा कौन बनेगा ये डिसाइड नहीं रहता था। मतलब देखो, यूरोप में कई जगह ऐसा होता था कि बड़ा बेटा ऑटोमेटिकली किंग बन जाता था, लेकिन मुगल्स में ये सिस्टम नहीं था। जब भी कोई मुग़ल बादशाह मरता था तो उसके सारे जो बेटे होते थे वो आपस में लड़ने लगते थे, मैं बादशाह बनूंगा, ऐसा बोलने लगते थे। फिर शुरू होती थी सिविल वॉर। ठीक है, औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, मुआज़म, आज़म और काम बख्श। तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी और ये जो मुआज़म हैं ये जीते और ये बने बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ अब यहीं ख़त्म नहीं हो गई, ये जो पैटर्न है ये बार बार रिपीट होने लगा। ठीक है, जैसे कि जहांदर शाह ये 1 साल के लिए बने थे, फ़र्रुखसियार अपने ही नॉबल्स के हाथों हटा दिया गया। उसके बाद आया मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके दौर में आर्ट और कल्चर तो बहुत फ्लरिश हुआ, लेकिन सेंट्रल कंट्रोल वीक पड़ गया था। हर बार जो मैं राजा बनूंगा, जो उनके राजा के बेटों के बीच लड़ाई होती थी, उसने एम्पायर को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो कर दिया। आर्मी कंफ्यूज हो रहती थी, नोबल्स अपनी पॉलिसीज़ चेंज करते रहते थे। ठीक है, तो एम्पायर की अथॉरिटी धीरे धीरे कम होती गई औरंगज़ेब के बाद। और एक एम्पायर जिसमें सेंट्रल लीडरशिप वीक हो जाती है ना, तो वो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता, ये तो बहुत आम सी बात है। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो। ठीक है, अकबर ने एक सिस्टम बनाया था जिसे कहते हैं मनसबदारी सिस्टम। इसमें नॉबल्स को रैंक और जहागीर दी जाती थी, मतलब एक एरिया जहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, बदले में उन्हें एम्पायर को क्या लॉयल्टी देनी पड़ती थी और मिलिट्री सपोर्ट देना पड़ता था। और ये सिस्टम ना सिर्फ तब तक काम करता है जब तक राजा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जैसे ही राजा की पकड़ दिल्ली में वीक हुई, नॉबल्स ने ना इंडिपेंडेंट बिहेव करना शुरू कर दिया। जैसे कि निज़ामुल मुल्क हैदराबाद में ऑलमोस्ट अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था उन्होंने। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल फाइनेंशियली बहुत पावरफुल हो गए। अवध भी प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट जैसा फंक्शन करने लगा। और ये सब टेक्निकली मुग़ल एम्पायर का हिस्सा थे, लेकिन रियलिटी में दिल्ली का कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो चुका था और मुग़ल एम्पायर अब धीरे धीरे सिर्फ एक सिंबल बन गया। मतलब जो राजा है वो सिर्फ नाम का राजा है, रियल जो पावर है वो रीजनल स्टेट्स के पास जा रही थी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है जिसने मुग़ल एम्पायर के पतन में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब जब कोई एम्पायर अंदर से वीक होता है ना, तो बाहर से और ज़्यादा अटैक्स होने लगते हैं, और यही हुआ 1739 में। नादिर शाह कौन था? ईरान का रूलर था। उसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, वो दिल्ली तक पहुंच गया था और जो मुग़ल एम्पायर की आर्मी है वो उसे रोक नहीं पाई थी, तो उसने दिल्ली को लूट लिया। वो अपने साथ कोहिनूर डायमंड ले गए, पिकॉक थोन भी चला गया। ठीक है, इतना मैसिव लूट थी, कहा जाता है कि ईरान में कुछ टाइम तक टैक्स भी कम कर दिए गए थे। लेकिन डैमेज सिर्फ इकोनॉमिकल नहीं था, ये साइकोलॉजिकल भी था। पूरी दुनिया ने देख लिया था कि जो एम्पायर कभी इतना बड़ा था, जो जहाँ से वर्ल्ड इकोनॉमी का 24 से लेकर 25% आता था, वो अब पहले जैसा पावरफुल नहीं रहा। फिर अब एक और रीज़न है, 1761 में 3rd बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया, जो उस वक्त की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राइजिंग पावर थी, सबसे बड़ी राइजिंग पावर थी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि मराठास जो हैं वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए थे, लेकिन पानीपत ने उनकी एक्सपेंशन को टेम्परली स्लो कर दिया था और हिंदुस्तान में पॉलिटिकल वैक्यूम और ज़्यादा बढ़ गया।
और इसी वैक्यूम ने एक नई पावर जो है वो धीरे से मतलब क्वाइटली राइज कर रही थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो यार, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी स्टोरी हम अलग एपिसोड में कवर करेंगे, लेकिन इतना समझो कि 1600 में कंपनी इंडिया में आई थी ट्रेड करने के लिए। उन्हें मसाले चाहिए थे, उन्हें जूट चाहिए था, ठीक है। और उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोर्ट्स बनाए, सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ठीक है। सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। फिर उन्होंने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई, क्या ज़रूरत थी इसकी, लेकिन फिर भी उन्होंने बना ली। अब धीरे धीरे वो इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, कहीं नवाब को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं अपनी मिलिट्री से हेल्प कर रहे हैं, पॉलिटिकल एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद होता है 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कंपनी ने हरा दिया और बंगाल में कंपनी को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और कंट्रोल ऑटोमेटिकली और ड्रामेटिकली बढ़ गया, ठीक। ये एक टर्निंग पॉइंट था, मतलब इसे ही हम बोलेंगे कि इसी की वजह से वो इंडिया में जो है एंटर हो पाए थे, ठीक है। क्योंकि बंगाल जो है वो इंडिया का रिचेस्ट मतलब सबसे अमीर रीजन्स में से एक था। और मुग़ल एम्पायर जो दिल्ली में बैठा था, लेकिन अब उसके पास रियल पावर नहीं थी और सिराजुद्दौला को हरा के सब कुछ किसके हाथ में आ गया था, कंपनी के हाथ में आ गया था। तो आखिर में हुआ क्या, तो दोस्तों अब समझो कि मुग़ल एम्पायर क्यों टूटी। एक लाइन में ये एक बार में तो ये नहीं होगा, ये एक स्लो प्रोसेस था। अंदर से औरंगज़ेब के जो लंबे लंबे वॉर्स दक्कन में लड़ रहा था, उसने एम्पायर को एग्जॉस्ट करके रख दिया था, ठीक है। उसके बाद मैं राजा बनूंगा, इसकी जो उनके बेटों के बीच में लड़ाई होती थी वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। उसके बाद रीजनल नॉबल्स जो हैं वो पावरफुल होते चले गए, अपने आप को ही इंडिपेंडेंट वो घोषित कर देते थे। वो कहते थे हम एम्पायर का पार्ट नहीं बनेंगे, हम अपना देख लेंगे अलग। और बाहर से जो नादिर शाह, अब्दाली जैसे जो इन्वेजन्स थे वो एम्पायर को और ज़्यादा वीक कर देते थे। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। और फिर उसके बाद 1857 के रिवॉल्ट के बाद तो लास्ट मुग़ल एम्पायर बहादुर शाह जफ़र जो थे वो रंगून उन्हें भेज दिया गया और 1852 में उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो एक ऐसा ख़ानदान जिसने लगभग 300 साल से ज़्यादा हिंदुस्तान पर रूल किया, उनका लास्ट एम्पायर अपनी ही ज़मीन से दूर जाकर मरा था, ठीक है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुग़ल एम्पायर के वीक होने के बाद इंडिया में कौन सी रीजनल पावर्स राइज हुई थी, मराठा, मैसूर, अवध, हैदराबाद और सिख एम्पायर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो माइंडोरा को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे हिसाब से मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीज़न क्या है।